चलो आज हम लोग जो है चलते हैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, उसकी आकार जो है, उसका प्रकृति, उसका साइज, ये सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपके सामने आप देख पा रहे होंगे ये दर्पण आपका जो है अवतल दर्पण है। बाहर से कलर किया हुआ है, अंदर की सतह धसा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण है क्या? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह का मतलब जिस सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, यानी परावर्तक सतह धसा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। M और N आपका अवतल दर्पण है। और ये जो यहाँ से लाइन दिखा दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका प्रधान अक्ष है। ठीक है, ये प्रधान अक्ष हो गया, वो समझिएगा आप लोग। और प्रधान अक्ष से यहाँ पे जो है जिस P लिखा हुआ है, P आपका जो है वो मूल बिंदु है। ठीक है, P आपका मूल बिंदु है। सभी दूरियां अवतल दर्पण में या तो उत्तल दर्पण में सभी दूरियां आपका ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं। ध्यान में हो गया आपका। अब बात क्या रहा कि सर अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर कौन कौन सी बिंदु स्थित होते हैं और वस्तु कहाँ कहाँ रखा जाता है और कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण यहाँ तो शुरू में P है जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। आगे आकर के देखिए ये फोकस हुआ, फोकस के आगे आकर के C लिखा हुआ है। C का मतलब जो है सेंटर है, ये वक्रता केंद्र है। आगे आने के बाद तो अनंत होगा। अनंत होता दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन हम लोग कुछ देर के लिए दर्शा दीजिए कि ये मानिए अनंत है। ठीक है, वस्तु को रखा कहा जाएगा? वस्तु को अवतल दर्पण में 6 जगह रखा जाता है। एक जगह तो वहां रखा जाता है जहां P और F के बीच है ना। इसके बारे में हम यहीं पर क्लियर कर दें कि जो वस्तु P और F के बीच रखेंगे उसका प्रतिबिंब यानी उसका जो फोटो बनेगा P और F के बीच जो एक नंबर पर है वो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, काल्पनिक और सीधा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए इसलिए बा लिखे हुए। ठीक है, आपको एक ट्रिक के माध्यम होगा, 6 बराबर बाबा याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा आप लोग। ये बता देंगे, पहले आप समझिए। तो ये जो बा लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि सर P और F के बीच में जो वस्तु होगा, यानी फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु है तो वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। बस है ना, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। दूसरा नंबर पर वस्तु देखिए आपका F पर रखा हुआ है। F पर कोई वस्तु अगर रखा हुआ है तो वो उसका प्रतिबिंब देखिए आपका अनंत पर बनेगा। और अगर अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब आकर के F पर बनेगा। कैसा बनेगा? देखिए, जो अगर अनंत यहाँ पे है F पर, तो प्रतिबिंब तो अनंत पर बनेगा, लेकिन बनेगा बड़ा। जहां वस्तु रहेगा वहीं से हम लोग चर्चा करेंगे कि बड़ा होगा या छोटा होगा। वस्तु F पर है, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, लेकिन बनेगा कैसा? बड़ा बनेगा। वस्तु देखिए यहाँ पे अनंत पर है, अनंत मतलब बहुत दूर, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, 2 नंबर तक क्लियर। तीसरा नंबर है C और F के बीच, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखा हुआ है, यानी 3 नंबर वाला। तो 3 नंबर का प्रतिबिंब देखिए 5 नंबर पर बन रहा है, और 5 नंबर का प्रतिबिंब वो 3 नंबर पर बनेगा। 5 नंबर का 3 और 3 पर 5। कैसे? C और F के बीच जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, C और अनंत के बीच बनेगा। कुछ देर ना, कुछ देर के लिए अगर दिक्कत हो समझिएगा। C और F के बीच जो है, C और F के बीच ये आपका बनेगा अनंत और C के बीच बनेगा। बनेगा कैसा? अगर यहाँ पे है बाबू समझिए तो यहाँ बनेगा, लेकिन बात तो करेंगे यही के बारे में कि कैसा है। तो बा लिखे हुए, इसका मतलब सर बड़ा बनेगा। बनेगा यहाँ पे, लेकिन कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, है ना। अब एक है वस्तु 3 नंबर क्लियर हो गया। चौथा नंबर है C मतलब वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिएगा, C पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? बराबर। आप कहेंगे सर प्रकृति नहीं बता रहे हैं, वास्तविक या उल्टा? तो बस एक ही प्रतिबिंब, केवल यही काल्पनिक बनेगा 1 नंबर वाला, बाकी इतना जो भी है सब बनेगा आपका वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो C वाला तो वस्तु C पर बनेगा, ये आप कंप्लीट आप जान रहे हैं। बात रहा 5वां नंबर वस्तु। 5वां नंबर का है वो, 5वां नंबर है C और अनंत के बीच, जिसका प्रतिबिंब बनेगा 3 नंबर पर, यानी C और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? अब बनेगा छोटा। समझिए, इधर से बड़ा बनता हुआ आ रहा था, यहां तक बराबर आया, बराबर के बाद जब है तब छोटा बनना स्टार्ट कर देगा।
है ना। जैसे जैसे हम लोग दर्पण से दूर चला जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे बराबर हुआ, बराबर के बाद इधर और दूर भाग रहे हैं हम लोग, दर्पण देखिए यहीं पर है, और यहाँ से हम लोग दूर भाग रहे हैं, अब धीरे धीरे छोटा बनेगा। तो जब अनंत और सी के बीच होगा तो प्रतिबिंब तो बनेगा सी और फोकस के बीच, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा, वास्तविक एवं उल्टा। 5 नंबर तक क्लियर हो गया। छठा नंबर तुम्हारा 6 नंबर है अनंत पर। अनंत पर जो वस्तु है बता ही दिया कि प्रतिबिंब आपके आंख के फोकस पर बनेगा, है ना, लगा हुआ देखिए तीर का निशान दिए हुए आप लोग। ये जो अनंत पर बनेगा कैसा बनेगा, वो छोटा है ना बनेगा, देखिए छोटा बनेगा। कहे भाई, कहे कि वस्तु अनंत पर है, अनंत का मतलब है ना कहना मुश्किल है कहाँ है, तो वो वस्तु बहुत दूर में है, इसलिए प्रतिबिंब तो फोकस पर बनेगा। आप कहिएगा सर फोकस तो बड़ा लिखा हुआ, बाबू फोकस अगर यहाँ वस्तु रहता ना तब बड़ा बनता अनंत पर जाके, लेकिन अनंत पर अगर वस्तु ही है उसका फोटो तो बहुत छोटा ना बनेगा। कोई आदमी बहुत दूर चला जाता है तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा हमें दिखाई देता, बहुत छोटा दिखाई देता। तो अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब तो फोकस पर बनेगा लेकिन छोटा। हाँ, अगर फोकस पर आता तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता लेकिन बड़ा बनता। क्लियर। तो आप एक ही चीज याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में सर दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन जाता है, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। जो काल्पनिक होगा वो प्रतिबिंब सीधा होगा, जो वास्तविक होगा वो प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। बस काल्पनिक कौन होगा, काल्पनिक केवल P और F के बीच जो 1 नंबर पर वस्तु है, मानी दर्पण के जो सबसे नजदीक है वही बनेगा काल्पनिक सीधा, और दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। क्लियर। आशा रखते हैं कि आप यहां तक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब बात यह है कि सर ये जो आप दिखाई दे रहे ये किरणें है ना, इंसिडेंट किरणें होती है या तो फिर रिफ्लेक्टेड किरणें होती है। तो ये जो आपतित किरण है तो दर्पण के सतह से टकराएगा वो रिटेन होगा फोकस से, याद रखिएगा। प्रधान अक्ष के जो भी पैरेलल जाएगा किरणें, सब किरणें जाकर के टकराएगा कहां भाई, दर्पण के सतह पर। जहां पे किरणें टकराती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। टकराने के बाद जब रिटेन होगा तो वो प्रधान अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, उसका नाम मुख्य फोकस है, उसी बिंदु से होकर रिटेन होगा, चाहे तो ऐसे जाए या तो फिर ऐसे जाए। रिटेन होने के बाद एक ही रास्ता है, मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगा। क्लियर। तो एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो आप आंसर दीजिएगा मुख्य फोकस। ओके। चलिए दूसरी बात क्या है समझिए। मुख्य फोकस को वो हम लोग बड़ी एफ से सूचित करते हैं, मुख्य फोकस को बड़ी एफ से, और ध्रुव को हम लोग जो है पी से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग पोल कहते हैं। ये फोकस होता, ये सी सेंटर होता। तो ये सब तो आप लोग जानते हैं, है ना, बता दिए अच्छा से, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस यही। एक बात और अच्छा नोट कर लीजिएगा कि ये अवतल दर्पण है, तो आप देख पा रहे होंगे सर अवतल दर्पण में जो भी किरणें जा रही है सारी किरणें रिटर्न होने के बाद मुख्य फोकस पर आकर के मिलती है। तो मुख्य फोकस पर आकर के जब सब किरणें मिलती है, इसका मतलब हुआ कि वो वहां पे अभिसरित होती है। मिलने का मतलब अभिसरित होना। और जब किरणें एक बिंदु पर मिलती है ना, तो वैसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। क्लियर। जितने भी किरण है सब एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसी वजह से हम लोग जो है इसको अभिसरित किरणें कहते हैं। आशा रखते हैं कि आप ये कंप्लीट समझ गए होंगे। ठीक है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी वास्तविक भी, सीधा उल्टा। ठीक है। और बाकी बात वस्तु से बड़ा भी है, छोटा भी है, वस्तु के बराबर भी है। तो अवतल दर्पण का सबसे बड़ी बात यह है कि सर अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा। लेकिन आप बात करिएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, कभी भी वस्तु के बराबर नहीं बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। और क्या, उत्तल दर्पण में कभी भी जो है वास्तविक और उल्टा नहीं बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेगा और वस्तु से छोटा। ये इसीलिए है कि आप साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ड्राइवर जो चालक होते हैं ना, पीछे की चीजों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल नहीं। आप कहिएगा सर अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता, अवतल दर्पण का प्रयोग होता हजामत बनाने में, है ना, हजामती के रूप में। ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता सोलर कुकर में, अवतल दर्पण का प्रयोग होता हेडलाइट में, अवतल दर्पण का प्रयोग होता सर्च लाइट में।
अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सौर भट्ठी में। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है चिकित्सक क्षेत्र में, है ना, दांत, कान, नाक, गले इत्यादि के रोगों को, बीमारियों को चेक करने में। उत्तल दर्पण का केवल और केवल साइड मिरर और स्ट्रीट लाइट के रूप में। ठीक है, तो अंतर अगर एग्जाम में आए तो आप अंतर भी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि सर अच्छा उत्तल दर्पण को बाबू समझो, उत्तल दर्पण को हम लोग कहेंगे अपसारी दर्पण। आप कहिएगा सर उसमें अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें किरणें जो है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसको अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपतित किरणें जो भी आई है परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जमा होती है, इसीलिए इसको अभिसारी कहते हैं। और उसमें अब जमा नहीं होती है किरणें, इसलिए उसको अपसारी कहते हैं। क्या आप समझ गए मेरी बात को? तो आशा रखते हैं कि इतना जो है आप अच्छे से याद करिए। एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आना ही आना है, नहीं आए उस दिन आप बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।